हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस साल का सबसे लास्ट मंथ दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है इस मंथ में जो आने वाली एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मंथली करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो फॉलो करने हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर सारे के सारे सिस्टमेटिक आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं free.crazyjktrick.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस को हमने सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा है प्रॉपर सिक्वेंशियली। डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की मैराथन, जीएस के यहाँ पर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैथ्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का डेटा सिक्वेंशियली अरेंज्ड है, तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और पहले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खालिदा जिया, जिनका दिसंबर 2025 में निधन हुआ, वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो किस देश की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश देखिए अभी हाल ही के दिनों में काफी सुर्खियों में भी है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमको दिमाग में रखना है। हाल ही में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की चेयरपर्सन थी। अपने राजनीतिक करियर में वो कुल 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उनका पहला कार्यकाल जो टेन्योर रहा था वो 1991 से 1996 तक था, जिसके दौरान बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1996 में कुछ समय के लिए और फिर 2001 से 2006 तक तीसरी बार प्रधानमंत्री रही थी। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? ढाका है। वर्तमान में यहाँ के अंतरिम जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? मोहम्मद यूनुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में दीपावली फेस्टिवल को शामिल किया गया है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यूनेस्को ने इसे एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा, कल्चर ट्रेडिशन माना है जो सदियों से जीवित है। अच्छा, इससे पहले 2023 में कुछ साल पहले ही गुजरात के गरबा को भी इस लिस्ट में जगह मिली थी। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की सुरक्षा के लिए 20वीं इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की मीटिंग हुई थी 8 से 13 दिसंबर के बीच में न्यू दिल्ली के लाल किले में। इसी बैठक में दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है, कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो दिसंबर 2025 में भारत के 2 प्रमुख जल क्षेत्रों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये 2 साइट्स कौन कौन सी है? एक है राजस्थान की सिलीसेट लेक और दूसरा है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, मतलब कोपरा रिजर्वायर। इन दोनों के शामिल होने के बाद अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 96 हो गई है। यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये समय समय पे चेंज होता रहता है, तो इसको लेकर आप हमेशा अपडेटेड रहिएगा। अगर हम राजस्थान की सिलीसेट झील की बात करें तो ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जिसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। वहीं कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, इरिगेशन है। इसमें महानदी का पानी आता है। ये जलाशय लगभग 60 प्रवासी पक्षी प्रजातियों का घर भी है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज का घर है। यहाँ पर कोपरा जलाशय के बारे में पूछा गया है, कोपरा रिजर्वायर के, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया? तो 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत के संविधान का संथाली संस्करण जारी किया है। यह संविधान ओल चिकी लिपि में लिखा गया है, स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो संथाली भाषा की पारंपरिक लिपि भी है। ओल चिकी लिपि को पंडित रघुनाथ मुर्मू ने साल 1925 में विकसित किया था और साल 2025 में इस लिपि के 100 साल पूरे होने पर इसका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया। इसी खास मौके पर इसे लॉन्च किया गया है। याद रहे, संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संथाली यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किन पर्सनालिटी के जन्म दिवस के रूप में से सेलिब्रेट किया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। इस दिवस की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। यहाँ पर ए आंसर। चक्रवात द्वितवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने किस देश को $450 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो भारत ने श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए $450 मिलियन के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। ये मदद ऑपरेशन सागर बंधु के तहत दी जा रही है। इस पैकेज को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें $350 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कम ब्याज वाला लोन है और $100 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिए गए हैं, जिसे वापस नहीं करना होगा। आपको बता दें कि इस साइक्लोन का नाम यमन देश ने रखा था
और इसी दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने श्रीलंका के लिए इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी है। यहाँ पर श्रीलंका बी आंसर। केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जाएगी? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में अरावली पर्वतों में माइनिंग को लेकर एक क्लेरिफिकेशन दिया। उन्होंने बताया कि अरावली के कुल 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से केवल 0.19% हिस्से पर ही माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई डेफिनेशन को स्वीकार किया है, जिसके मुताबिक अब उन्हीं पहाड़ों को अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा है और पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है। बहुत ही ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा ये मुद्दा अरावली पर्वतमाला को लेकर। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर 0.19%। भारत में रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने रोलिंग बजट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा राज्य के डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने की और इसे साल 2026-27 से लागू किया जाएगा। रोलिंग बजट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ 1 साल का नहीं बल्कि 3 सालों का बजट एक साथ बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाती है और हर साल महंगाई या फिर रेवेन्यू में होने वाले बदलावों के हिसाब से बजट को रिवाइज कर सकती है। तो मध्य प्रदेश भारत में रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने वाले लोगों पर आतंकी हमला हुआ। यह त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन ये। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद बॉन्डी बीच पर एक टेररिस्ट हमला हुआ जो यहूदी समुदाय यानी जूइश कम्युनिटी के हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान किया गया था। हनुक्का शब्द का मतलब समर्पण होता है और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार पूरे 8 दिनों तक चलता है जिसे हिब्रू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। साल 2025 में ये त्यौहार 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्यौहार मनाने वाले लोगों पर आतंकी हमला देखने को मिला। ये त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जूइश समुदाय द्वारा। नेक्स्ट आता है फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025 का आयोजन 15 दिसंबर को मुंबई में किया गया था। इस साल ब्लैक वॉरेंट ने बेस्ट सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया है। किसने? ब्लैक वॉरेंट ने। अगर हम सीरीज कैटेगरी के दूसरे विनर्स की बात करें तो नागेश कुकुन्नूर को बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। वहीं क्रिटिक्स चॉइस में पाताल लोक सीजन 2 को बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है। इसी सीरीज के लिए जयदीप अहलावत को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं मोनिका पवार को खौफ सीरीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना है। ये हमने सीरीज कैटेगरी में बात करी। वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की कैटेगरी में गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। यहाँ पर ए आंसर। देखिए करंट अफेयर का OSS पैकेज 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है। करंट अफेयर का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आपको आंख बंद करके इस पैकेज की तरफ जाना चाहिए। इस पैकेज में क्या क्या आपको मिल जाता है जल्दी से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। साल भर में जो भी मैं मंथली करंट अफेयर आपको देता हूँ उस मंथली करंट अफेयर की आपको PDF मिल जाती है, प्लस प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन के MCQ मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिटेल के साथ में। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो भी मैराथन्स आती है चैनल के ऊपर उनकी PDFs मिल जाती है क्विक रिवीजन के लिए। इसके अलावा ई-बुक आपको मिल जाती है करंट अफेयर की डिटेल ई-बुक, एंड जो हमारी करंट अफेयर की मैगजीन है शंखनाद वो भी आपको इस पैकेज में मिल जाती है। 2 साल का जो हमारा करंट अफेयर होता है बुक होती है उसका PDF वर्जन आपको इस पैकेज में मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2026 का जो भी बच्चे परचेस कर रहे हैं उनको 2025 का यहाँ पर 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दिया गया है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो भी करंट अफेयर है ये आपको इस 2026 वाले पैकेज में अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर OSS करंट अफेयर पैकेज 2026 को एनरोल कर सकते हैं। जिनकी 2026 में एग्जाम होने वाली है बच्चों की, आप इस पैकेज को ले सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर का आपको फ्रेंड्स कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है, तो बार बार आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को वो PDF डाउनलोड करना है, ये PDF डाउनलोड करना है, करंट अफेयर का नया वीडियो आ गया इसका PDF डाउनलोड कर लूँ। तो इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि आपने एक पैकेज एनरोल कर रखा है। इसी पैकेज में आपको जो भी करंट लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे करंट अफेयर के, टॉपिक वाइज भी हमारी सीरीज चलती है, वो भी आपको इसी में उसकी PDF मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संगीता बरुआ पिशारोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी PCI का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई है। संगीता असम के रहने वाली एक जानी मानी जर्नलिस्ट और राइटर हैं, जिन्होंने अपनी किताब असम द अकॉर्ड द डिस्कॉर्ड के जरिए अपनी पहचान बनाई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात करें
तो ये भारत में पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 1957 को दुर्गादास जी ने की थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर संगीता बरुआ पिशारोटी। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन 16 दिसंबर को कतर के दोहा में किया गया। इस साल फ्रांस के स्टार खिलाड़ी उस्मान डेम्बेले को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। खास बात यह है कि डेम्बेले ने साल 2025 का बैलन डी ओर अवार्ड भी जीता था। वही वुमेन्स कैटेगरी में बात करें तो स्पेन की एताना बोनमती को बेस्ट प्लेयर चुना गया है। अगर कोचेस की बात करें तो स्पेन के लुइस एंड्रिक को मेंस कोच और नीदरलैंड की सरीना विगमैन को बेस्ट वीमेन कोच का अवार्ड मिला है। तो ये चारों कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उस्मान डेम्बेले। नेक्स्ट आता है राम सुतार, जिनका दिसंबर 2025 में निधन हुआ। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मशहूर मूर्तिकार राम सुतार जी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उन्हें देश के कई बड़े सम्मान जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। राम सुतार जी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। इसके अलावा उन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मौजूद स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और असम में बनी स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर जैसी ऐतिहासिक मूर्तियों का भी निर्माण किया था। कला की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें टैगोर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो राम सुतार जी, जिनका दिसंबर 2025 में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मूर्तिकार। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सलीह को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी UNHCR का नया चीफ बनाया गया है। उन्होंने इटली के फिलिपो ग्रांडी की जगह ली है। इस पद पर वो अगले 5 सालों तक रहेंगे। UNHCR की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, जिसका स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुआ था। इसका मुख्य काम दुनिया भर में शरणार्थी यानी रिफ्यूजीज की सुरक्षा और उनकी मदद करना है। यहाँ पर बरहम सलीह बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को अब तक कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। रिसेंटली अभी यह पुरस्कार उन्हें भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी को मिलने वाले इंटरनेशनल अवार्ड की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 29 हो गई है, 29। इसी महीने दिसंबर में उन्हें इथोपिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से भी नवाजा गया था। यहाँ पर ए आंसर 29। ये जो आंकड़ा है ये बदल भी सकता है, तो इसलिए आप हमेशा अपडेट रहिएगा इस चीज़ को लेकर। हमने बात करी है ओमान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को कितने कुल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्राप्त हो चुके हैं? तो 29। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय ने दुलस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। यह किस नदी पर बनाई जा रही हैं? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनने वाली 260 मेगावाट की दुलस्ती स्टेज 2 परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा लगभग 3,270 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दुलस्ती स्टेज 1 की बात करें तो प्रोजेक्ट साल 2007 में शुरू हो गया था, जिसकी क्षमता 390 मेगावाट है। अगर चिनाब नदी की बात करें तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में होता है। ये नदी चंद्र और भागा नाम की 2 नदियों के मिलने से बनती है और इनके संगम स्थल को तांडी कहा जाता है। चिनाब नदी पर यह जो परियोजना है वो बनाई जा रही है। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आर्मेनिया साल 2026 के अक्टूबर महीने में होने वाले UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी COP17 की मेजबानी करेगा। हाल ही में आर्मेनिया ने इस सम्मेलन के लिए अपना ऑफिशियल लोगो और स्लोगन भी जारी किया। ये पूरा आयोजन आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में किया जाएगा। इससे पहले साल 2024 में COP16 का आयोजन कोलंबिया में हुआ था। भारत साल 1994 से इस कन्वेंशन का एक सक्रिय सदस्य है। आर्मेनिया बी आंसर। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो कतर में आयोजित FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। यह कार्लसन का 6ठा वर्ल्ड रैपिड खिताब है और उनके करियर का कुल 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं। भारत के लिए भी इस टूर्नामेंट में अच्छी खबर रही, क्योंकि अर्जुन एरिगिसी ने मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं विमेंस कैटेगरी में रूस की एलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना विजेता बनी। भारत की कोनेरू हम्पी ने विमेंस सेक्शन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। 2026 से 29 के लिए BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। सिंधु 2017 से ही इस कमीशन की सदस्य रही हैं, लेकिन अब उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया है।
BWF एथलीट्स कमीशन एक कंसल्टेटिव बॉडी है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को खिलाड़ियों के विचारों और समस्याओं से अवगत कराती है। PV सिंधु तेलंगाना की रहने वाली हैं और उन्हें अब तक अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्म भूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। PV सिंधु यहाँ पर बी आंसर। द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी नई किताब द 11th आवर लिखी है। इस किताब में 5 छोटी कहानियों का संग्रह है जो जीवन, मृत्यु, विरासत जैसे विषयों पर गहराई से बात करती हैं। भारतीय मूल के उपन्यासकार सलमान रुश्दी को 1981 में उनकी प्रसिद्ध किताब मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। हाल ही में उन्हें 2025 के डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेडल टैली में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन नवंबर से दिसंबर के बीच में किया गया, 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच राजस्थान में। इन खेलों का ये 5th एडिशन था। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 67 मेडल जीतकर मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। मेडल टैली में दूसरे स्थान पर पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है, जबकि तीसरे स्थान पर अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही। इन खेलों की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। इनका आयोजन हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है पदक तालिका में। पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का पहला फीफा पीस प्राइज प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें दुनिया में शांति और एकता यानी यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। फीफा पीस प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसकी शुरुआत साल 2025 में की गई है। अब यह हर साल दिया जाएगा। चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? तो भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनियों द्वारा कॉपीराइटेड कंटेंट के इस्तेमाल को कंट्रोल करना और उसे मैनेज करना है। इस पॉलिसी के तहत सरकार एक सेंट्रलाइज लाइसेंसिंग बॉडी बनाएगी, यानी बॉडी AI कंपनियों को लाइसेंस देगी और उनसे पेमेंट कलेक्ट करेगी। इसके बाद यही बॉडी उस पेमेंट को रॉयल्टी के तौर पर उन सभी लोगों या संस्थानों को बांटेगी जिनका कंटेंट AI द्वारा इस्तेमाल किया गया है। तो वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट से। जलवायु नेतृत्व के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 किस भारतीय को दिया गया? तो दिसंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की घोषणा करी। यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है। इस साल यह अवार्ड कुल 5 लोगों और संस्थानों को दिया गया, जिसमें भारत की सुप्रिया साहू को इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में यह सम्मान मिला है। सुप्रिया साहू को। इसके अलावा साथ ही भारत की जिनाली मोदी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है यहाँ पर सुप्रिया साहू। दिसंबर 2025 में विपक्ष द्वारा जस्टिस GR स्वामीनाथन पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था। जस्टिस GR स्वामीनाथन किस हाईकोर्ट के जज हैं? तो इंडिया अलायंस के 167 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का नोटिस सौंपा है। यह विवाद मदुरै की तिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम त्योहार के दौरान दीपक जलाने को लेकर दिए गए एक फैसले से शुरू हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि जज के इस फैसले से सांप्रदायिक तनाव यानी कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है। वहां पहाड़ी पर एक मंदिर और एक दरगाह पास पास स्थित है और जिस पिलर पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई वह दरगाह के काफी करीब है। यहाँ पर हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया होती है संविधान के आर्टिकल 124(4) के तहत चलाई जाती हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं। पोंडोरू खादी को हाल ही में GI टैग दिया गया। पोंडोरू खादी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पोंडोरू खादी को हाल ही में GI टैग दिया गया। यह खास खादी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एक छोटे से गांव पोंडोरू में तैयार की जाती है। इसे अपनी बेहतरीन बनावट, मजबूती और बारीक धागों के लिए जाना जाता है। पोंडोरू खादी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। दिसंबर के महीने में ही तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को GI टैग और मिला है। इनमें वोरयूर कॉटन साड़ी, तुयामल्ली चावल, अंबासमुद्रम चोप्पू सामान यानी लकड़ी के खिलौने, कविंदापट्टी नट्टू शक्रे मतलब केमिकल फ्री गुड़ का पाउडर और सॉप स्टोन से बने नामक्कल मक्कल पातिरंगल बर्तन। इन 5 प्रोडक्ट को और GI टैग दिया गया जो कि तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर पोंडोरू खादी की बात हो रही है। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो भारत को साल 2026 के लिए ब्रिक्स का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। भारत को यह अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा सौंपी गई जो कि साल 2025 में इसका अध्यक्ष था।
ब्रिक्स अब 11 देशों का एक पावरफुल इंटरनेशनल ग्रुप बन चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। इसमें शुरुआती सदस्य जो सभी को पता ही है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इसके अलावा अब इसमें मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो चुके हैं। इस ग्रुप की पहली समिट साल 2009 में रूस में हुई थी। अब 2026 की जो समिट होगी वो भारत में आयोजित की जाएगी। तो डी आंसर। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन के COP11 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी UNCAC के COP11 का आयोजन 15 से 19 दिसंबर 2025 तक कतर की राजधानी दोहा में किया गया। इस बार के सम्मेलन की थीम शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी रखी गई थी, जिसमें 170 देशों के लगभग 2500 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। UNCAC दुनिया की एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी इंटरनेशनल एंटी करप्शन ट्रीटी है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सीमा पार भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और पावर के गलत इस्तेमाल को रोकना। इस तरह की कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक रणनीतियों पर चर्चा की जा सके। तो COP11 का आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में अभी दोहा, कतर में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया। यह परियोजना 2000 मेगावाट की क्षमता वाली है, जिसमें 250 मेगावाट की कुल 8 यूनिट लगाई गई हैं। यह प्रोजेक्ट सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है। इसे NHPC द्वारा डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरी तरह शुरू होने के बाद हर साल 74 करोड़ यूनिट से अधिक रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकेगी। ये परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चर्चा में रहा काशिवा-जी की कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो काशिवा-जी की कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान के निगाटा राज्य में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जापान सरकार ने हाल ही में इस प्लांट को फिर से शुरू करने की घोषणा करी है, इसलिए सुर्खियों में है। यहाँ पर साल 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची संयंत्र में हुए हादसे के बाद जापान ने अपने सभी 54 रिएक्टर को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया था। इस विशाल प्लांट की कुल क्षमता लगभग 8212 मेगावाट है। इसमें कुल 7 रिएक्टर यूनिट्स काम करती हैं। किस देश में स्थित है? ये जापान में स्थित है। फिर से इसे शुरू करने के बारे में अभी हाल ही में घोषणा करी गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो अनु गर्ग को ओडिशा का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वह ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं। उन्होंने मनोज आहूजा की जगह ली है, जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। अनु गर्ग ओडिशा कैडर की 1991 बैच की IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले वह ओडिशा की पहली महिला डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। अनु गर्ग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें उससे पहले कई सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि सर GS को लास्ट टाइम में हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे हम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को कवर कर पाएं एग्जाम से जस्ट पहले। तो उसका देखिए मैंने आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे रखा है, मेरा 100 आवर GS का कोर्स। 100 घंटे के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड वही चीज़ें जो एग्जामिनर लगातार रिपीट कर रहा है एग्जाम में, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करा है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। अगर आप देखिए लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट कोर्स है आपके लिए ये। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो 100% आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है एग्जाम से जस्ट पहले कि हम कंटेंट को कैसे रिवाइज कर पाएं। इतना सारा कंटेंट होता है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन करा है। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा है, ट्रिक से भी पढ़ा है और इमेजिनेशन के थ्रू भी यहाँ पर कंटेंट को कवर किया है। हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको यहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है। नोट्स आपको मिल जाते हैं इस कोर्स के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड PYQ भी यहाँ पर मैंने आपको दे रखे हैं। तो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ कोर्स है। मात्र देखिए 799 में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाउंडेशन कोर्स में। तो एक छोटी सी बट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो GS को लेकर एग्जाम से पहले देखिए परेशान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। भारत के नए अर्थक्विक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप जोन हैं, अर्थक्विक जोन है? तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने अर्थक्विक डिज़ाइन कोड 2025 जारी किया है। इसके साथ ही भारत का नया अर्थक्विक जोनेशन मैप भी सामने आ गया है। इस नए मैप में एक नया जोन 6 जोड़ा गया है। इसके बाद अब भारत में कुल 5 जोन हो गए हैं। आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि इससे पहले भारत में केवल 4 जोन थे, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। नया जोड़ा गया जोन
6 सबसे ज़्यादा रिस्की जोन हैं, जहां जोन 5 से भी अधिक नुकसान की आशंका होती है। इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पूरे हरियाली क्षेत्र को शामिल किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, भारत में जोन 1 नहीं है, क्योंकि भारत का कोई भी हिस्सा पूरी तरीके से अर्थक्वेक फ्री नहीं माना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कितने भूकंप जोन स्थित हैं, तो 5। हाल ही में अभी एक और नया जोन जोड़ा गया, जोन 6। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो भारत के पहले नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NCRRI की स्थापना अंडमान और निकोबार आइलैंड में की जाएगी। इस सेंटर को साउथ अंडमान के चिड़िया टापू में लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसका मुख्य काम है भारत के कोरल रीफ्स की मॉनिटरिंग और उन पर रिसर्च करना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर सी आंसर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वर्ल्ड एड्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट होता है। इस दिन का उद्देश्य है HIV और एड्स जैसी बीमारियों के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस को बढ़ाना। इस दिन की शुरुआत WHO द्वारा साल 1988 में की गई थी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एड्स जो है ये किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। ओके, इसमें हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के CD4 T सेल्स खत्म होने लगते हैं, जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब ये सेल्स कम हो जाते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो जाती है और छोटे संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 दिसंबर को। दिसंबर 2025 में RBI ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया। नई रेपो रेट क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने दिसंबर 2025 में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाने का फैसला किया। इसके बाद जो नई रेपो रेट आई है वो कितनी हो गई है? 5.25%। RBI ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि भारत में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई जो है काफी कम होकर 0.25% तक पहुंच गई। इस फैसले से देश की ग्रोथ और मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो बढ़ने में मदद मिलेगी। आसान शब्दों में अगर बात करें, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर RBI दूसरे बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। ऐसे में बैंक RBI से अधिक पैसा लेता है और मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पर फ्लो देखने को मिलता है कैश का। करंट रेपो रेट कितना है? 5.25%। संसद में पास किए गए शांति बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साल 2025 में संसद में शांति बिल पास किया गया जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बिल का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री मिलेगी, जो अब तक पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में था। यह नया कानून पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की जगह लेगा। इसके तहत एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करेगी और सुरक्षा के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को चेक करेगी। साथ ही इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRAs को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इनको बनाना और चलाना काफी आसान और आधुनिक माना जाता है। तो शांति बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना, टू ओपन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाक शैली के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यूनेस्को ने इटली की पूरी नेशनल कुजिन यानी वहां की पाक शैली को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इटली दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसकी पूरी कुकिंग प्रैक्टिस को ही सम्मान मिला है। अब तक यूनेस्को केवल किसी खास डिश या फिर क्षेत्र के खाने को इस लिस्ट में डालता था। इटालियन कुकिंग को उसकी स्किल और ताजे लोकल मसालों के इस्तेमाल के लिए दुनिया में बेस्ट माना जाता है। यूनेस्को के अनुसार इटली में खाना बनाना केवल पेट भरना नहीं होता है, बल्कि भावनाओं, आत्मीयता से जुड़ा हुआ एक सामाजिक व्यवहार भी है। तो राष्ट्रीय पाक शैली के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश इटली बना है। चिली देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो जोस एंटोनियो कास्ट को चिली देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। चिली के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शानदार जीत हासिल करी इन्हें इस चुनाव में कुल 58% वोट मिले। इन्होंने गैब्रियल बोरिक की जगह ली है। ध्यान रखिएगा, चिली के 38वें प्रेसिडेंट चुने गए राष्ट्रपति, यहाँ पर जोस एंटोनियो कास्ट। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो राजकुमार गोयल को भारत का 13वां चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने हीरालाल सामरिया की जगह ली है। राजकुमार गोयल उत्तर प्रदेश के रहने वाले 1990 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। राजकुमार गोयल करेक्ट होगा। एक्सरसाइज एकता किन 2 देशों के बीच आयोजित किए जाती हैं? तो दिसंबर 2025 में मालदीव में
एक्सरसाइज एक्था 2025 का आयोजन किया गया। यह भारत और मालदीव की नेवी के बीच होने वाली एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। साल 2025 में इसके 8th एडिशन का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नेवी के बीच आपसी सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत और मालदीव। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित थे? मशहूर कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और हिंदी साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम भी थे। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें साल 2024 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें साल 1999 में उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। हिंदी साहित्य से संबंधित है। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर बनाया गया? तो भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट पंजाब की नांगल हाइडल कैनाल में बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को नांगल कैनाल प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसे भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB द्वारा शुरू किया गया है। इसकी कुल क्षमता 1 मेगावाट है। हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट की खासियत ये होती है कि इसमें बहते हुए पानी से बिना कोई बांध यानी डैम बनाए बिजली पैदा की जाती है। इसमें पानी को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, जिससे नदी या फिर नहर का नेचुरल फ्लो बना रहता है। यहाँ पर पंजाब बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व में प्रसिद्ध धनु जात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दुनिया का प्रसिद्ध धनु जात्रा महोत्सव हर साल ओडिशा के बरगढ़ में आयोजित किया जाता है। साल 2025 में इसकी शुरुआत 24 दिसंबर को हुई। यह महोत्सव पूरे 11 दिन तक चलता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी माना जाता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस उत्सव में भगवान कृष्ण और कंस की पौराणिक कहानियों को नाटकों के जरिए दिखाया जाता है। साल 2014 में इसे नेशनल लेवल फेस्टिवल का दर्जा भी दिया गया था। ये पोष महीने की शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। ओडिशा में मनाया जाता है धनु जात्रा। DRDO ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। DRDO ने हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन यानी आकाश NG मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सेम सिस्टम है, जो सतह से हवा में आने वाले खतरों को नष्ट करता है। यह पुरानी आकाश मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 70 to 80 किलोमीटर तक है और यह ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेजी से उड़ सकती है। इसे DRDO ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने किया है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल। अयोध्या में भगवान राम की 800 किलोग्राम वजनी पेंटिंग को बेंगलुरु से डाक विभाग द्वारा लाया गया। यह पेंटिंग किस शैली में बनी है? बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भगवान राम की एक विशाल पेंटिंग जिसका वजन 800 किलो है, बेंगलुरु से अयोध्या लाई गई। खास बात यह है कि इसे डाक विभाग द्वारा 1900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लाया गया। यह पेंटिंग 12 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसे तंजावुर शैली में बनाया गया है। तंजावुर पेंटिंग दक्षिण भारत की एक पारंपरिक कला है जिसका नाम तमिलनाडु के तंजावुर शहर पर पड़ा है। इस शैली की मुख्य पहचान इसमें इस्तेमाल होने वाला गोल्ड फायल यानी सोने की चमक और उभरी हुई आकृतियां हैं। इन्हें लकड़ी के तख्तों पर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें पालागई पद्म भी कहते हैं। भारत सरकार ने इस कला को साल 2007-2008 में GI टैग भी दिया था। यहाँ पर पूछा गया कि यह पेंटिंग किस शैली में बनी है? तंजावुर शैली में। भारतीय तटरक्षक बल ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया। इस जहाज का नाम क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने भारत के पहले स्वदेशी निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्री प्रताप को कमीशन किया। इसे 23 दिसंबर 2025 को कमीशन किया गया। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया है। यह जहाज समुद्र में फैले तेल और प्रदूषण को साफ करने के लिए बनाया गया, जिसकी क्षमता हर घंटे लगभग 300 टन तेल निकालने की है। भारत ने समुद्र प्रचेत नाम का दूसरा प्रदूषण नियंत्रण जहाज भी बना लिया है, जिसे जल्द ही कमीशन किया जा सकता है। यहाँ पर समुद्र प्रताप करेक्ट होगा। WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के सीजन की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। उन्हें यूपी वॉरियर्स की टीम ने 3.20 करोड़ रुपए की भारी कीमत पर खरीदा है। इसी के साथ वह WPL इतिहास की अब तक की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है। WPL इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना है, जिन्हें 2023 में RCB टीम ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। WPL 2026 का यह चौथा सीजन होगा, जो कि 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। अगला आता है 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को नागालैंड अपना राज्य स्थापना दिवस स्टेटहुड डे मनाता है। साल 2025 में नागालैंड ने अपना 63वां स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। इतिहास की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को
आधिकारिक तौर पर नागालैंड को भारत का एक अलग राज्य बनाया गया। इससे पहले क्षेत्र असम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नागा नेशन काउंसिल की मांग और लंबे संघर्ष के बाद स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत इसे राज्य का दर्जा दिया गया। तो नागालैंड जो है 1 दिसंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? भारत और मालदीव के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14वें एडिशन का आयोजन केरल में किया गया। 2 से 15 दिसंबर 2025 तक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन हुआ। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और जंगल और तटीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेना है। एक्वेरिन अभ्यास की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। यह हर साल आयोजित किया जाता है। केरल में इस बार सेलिब्रेट किया गया इसका 14th एडिशन। 18वीं बिहार विधानसभा में चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से विधायक हैं, एमएलए हैं? तो 18वीं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। प्रेम कुमार गया विधानसभा सीट से विधायक यानी एमएलए हैं। वह यहां से लगातार 9वीं बार चुनाव जीतकर आए हैं। वह बिहार सरकार में पहले भी कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि कृषि, सहकारिता और नगर विकास मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। हम सभी को पता ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए गठबंधन ने शानदार जीत हासिल करी। कुल मिलाकर देखिए एनडीए को 202 सीटें प्राप्त हुई। सबसे बड़ा दल जो बन के निकला वो था बीजेपी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जेडीयू रहा। यहाँ पर ए गया बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस 1984 की भीषण भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद में मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीन फ्यूचर रखी गई है। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर मानी जाती है। इसमें यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड्स प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुई थी। इस जहरीली गैस के कारण कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ये दिन हमें पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने और सुरक्षा मानकों को अपनाने की याद दिलाता है। 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम का स्टेचू कहां पर बनाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा में दुनिया के सबसे बड़े भगवान राम के स्टेचू का इनॉग्रेशन किया। यह स्टेचू 77 फुट ऊंचा है और इसे गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि इस मूर्ति को मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। हाल ही में खैर इनका निधन हो गया, वो क्वेश्चन भी हमने कवर किया था। दुनिया के सबसे ऊंचे स्टेच्यू की बात करें तो पहले नंबर पर भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आता है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके बाद चीन का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और म्यांमार का लेक्यून सेकिया आता है। चौथे स्थान पर राजस्थान में स्थित स्टेच्यू ऑफ बिलीफ यानी भगवान शिव की मूर्ति है। तो यह भी क्लियर रखिएगा, यहाँ पर गोवा में बनाया गया। सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो साल 2025 के सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन मलेशिया में किया गया। इस इंटरनेशनल हॉकी कंपटीशन में भारत टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को हराकर अपना पहला टाइटल यानी गोल्ड मेडल जीता। सुल्तान अजलन शाह कप एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। साल 2025 में इसका 31st एडिशन खेला गया। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है, जिसने कुल 10 बार ये टाइटल अपने नाम कर रखा है। भारत को सिल्वर मेडल मिला है। 2025 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने साल 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड की घोषणा करी है। इसमें सबसे खास एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड स्वीडन के पॉल वॉल्टर, आर्मंड डुप्लांटिस और अमेरिका की हर्डलर और स्प्रिंटर सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन को दिया गया। आर्मंड डुप्लांटिस ने यह प्रतिष्ठित अवार्ड तीसरी बार अपने नाम किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड की शुरुआत 1988 में हुई थी। यह हर साल एथलेटिक्स के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं। इस अवार्ड को सबसे ज्यादा बार यानी 6 बार जीतने का रिकॉर्ड दिग्गज स्प्रिंटर धावक उसेन बोल्ट के नाम पर है। यहाँ पर आर्मंड डुप्लांटिस और सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पीएनबी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हरमनप्रीत कौर पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हरमनप्रीत कौर पंजाब की रहने वाली है और विमेंस T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर भी हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आता है सिप्री टॉप 100 ग्लोबल आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2024 की सूची में भारत के लिए सबसे उच्च रैंक किस कंपनी ने हासिल की है? तो स्वीडन की संस्था सिप्री ने साल 2024 के लिए दुनिया की टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट जारी करी। इस लिस्ट में भारत की 3 कंपनियों ने अपनी जगह बनाई। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 44th रैंक मिली है, जो भारत में सबसे टॉप पर है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को 58th रैंक मिली है।
एंड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी MDL को 91 रैंक मिली है। इस ग्लोबल लिस्ट में अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन पहले पायदान पर रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के लिए सबसे उच्च रैंक हासिल करी है इस कंपनी ने। भारत ने दिसंबर 2025 में रेलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? तो रूस ने भारत के साथ होने वाले रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी रेलोस को मंजूरी दे दी है। ये दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल फ्यूल भरवाने, रिपेयरिंग, ज़रूरी सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए कर सकेंगे। इस समझौते से भारत को बड़ा फ़ायदा यह होगा कि वह रूस के नवल और एयर बेसेस को कभी भी एक्सेस कर सकेगा। इससे आर्कटिक और पैसिफिक ओशन में भारत का प्रभाव बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। रशिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? तो हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को रोकना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम थी हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। यहाँ पर ए आंसर। किस संस्था ने UPI को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा मतलब रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया। IMF के अनुसार दुनिया भर में होने वाले रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से लगभग 49% केवल भारत के UPI के जरिए होते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने विकसित किया। साल 2016 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आज ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बन चुका है। किस संस्था ने UPI को विश्व का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया? IMF ने। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया? तो नीति आयोग ने साल 2025 में मिजोरम को भारत की जिंजर कैपिटल यानी अदरक की राजधानी घोषित किया है। मिजोरम को यह टैग वहां होने वाली हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक अदरक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिला है। अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 22.4% है। इसके बाद कर्नाटक आता है, फिर ओडिशा का नंबर आता है। यहाँ पर मिजोरम बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? तो हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होता है। यह दिन साल 1948 में यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाए गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे इसेंशियल्स रखी गई है। 1948 में UDHR को अपनाया गया था, तब भारत उन 48 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया था। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे इसेंशियल्स। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो राजनाथ सिंह ने 8 दिसंबर को लद्दाख के लेह में दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। यह गलवान वॉर मेमोरियल 14,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह मेमोरियल साल 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए भारत के 20 वीर जवानों को सम्मान देने के लिए बनाया गया। इस मेमोरियल के बीच में एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर है जो पहाड़ों की शक्ति को दर्शाता है और इसके चारों ओर शहीदों की ब्रॉन्ज स्टैच्यू लगाई गई हैं। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? लद्दाख में। टाइम्स द्वारा 2025 CEO ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन टाइम ने साल 2025 के लिए CEO ऑफ द ईयर का खिताब नील मोहन को दिया है। नील मोहन वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube के CEO हैं। भारतीय मूल के नील मोहन साल 2023 से YouTube की कमान संभाल रहे हैं। यह अवार्ड हर साल दुनिया के किसी एक प्रभावशाली और सफल CEO को उनके बेहतरीन नेतृत्व के लिए दिया जाता है। यहाँ पर नील मोहन। ISSF वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या है? तो ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो भारत को 2nd नंबर मिला है। इस पूरे टूर्नामेंट की ओवरऑल मेडल टैली में जो पहले स्थान पर आए वो कौन रहा है? चाइना 51 मेडल के साथ। भारत 2nd नंबर पर आए 28 मेडल के साथ, 11 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल, जबकि अमेरिका 25 मेडल के साथ में तीसरे स्थान पर आए। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑर्टन कैपिटल ने साल 2025 के लिए अपना ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया है। इस इंडेक्स में भारत ने 67th रैंक हासिल करी है, जो पिछले साल की 69th रैंक के मुकाबले बेहतर है। इस लिस्ट में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल रहा है, उसने पहली रैंक हासिल करी है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और स्पेन है। पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 53वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 91वें स्थान पर और अफगानिस्तान सबसे नीचे 94th रैंक पर है।
ये इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किसी देश का नागरिक बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। यूएई का पासपोर्ट जो है दुनिया में सबसे पावरफुल रहा है, भारत को 67 रैंक मिली है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। यह पहली बार है जब भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इसी के साथ भारत इस टूर्नामेंट को जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया है। चेन्नई ने लगातार तीसरी बार इस वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इस बार टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत जो है वो विजेता रहा। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन बना है? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी भारत का पहला ऐसा स्टेट एजुकेशन बोर्ड बन गया जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। बीएसईबी को यह सम्मान कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को बहुत ही कम समय में और प्रभावी ढंग से घोषित करने के लिए दिया गया। आईएसओ सर्टिफिकेट किसी संस्था को तब मिलता है जब वह क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करती है। आईएसओ एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ए आंसर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी में। यह युद्धाभ्यास इसका दूसरा एडिशन था। इसमें भारतीय सेना के 45 जवानों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करना है। इसका पहला एडिशन साल 2024 में आयोजित किया गया था राजस्थान के महाजन क्षेत्र में। यहाँ पर अबू धाबी करेक्ट होगा। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो अरेना सबलेंका ने इस खिताब को अपने नाम किया है। यह अवार्ड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन द्वारा एक पूरे सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी को दिया जाता है। अरेना सबलेंका ने साल भर अपने शानदार खेल से टेनिस की दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखा। सी आंसर। झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने नाम किए हैं? तो झारखंड की क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल मैच में झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछे। ये भारत का एक प्रमुख घरेलू T20 टूर्नामेंट है जिसका नाम भारत के दिग्गज क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। देश भर की 38 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। झारखंड इस बार विजेता रहा है। किसको हराया था? हरियाणा को। नेक्स्ट आता है चर्चित हेनान द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो हेनान आइलैंड चीन का सबसे दक्षिणी प्रांत है और यह हाल ही में चर्चा में रहा। चीन ने इस पूरे आइलैंड को स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन घोषित किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड पोर्ट भी है। स्पेशल कस्टम जोन होने का मतलब यह है कि यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत ही कम ड्यूटी लगती है, जिससे यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत ही तेज हो जाती हैं। ये आइलैंड साउथ चाइना सी में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? हिको है। यहाँ पर चीन बिल्कुल करेक्ट होगा। हेनान द्वीप चीन का हिस्सा है। 2025 फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता? तो कतर में आयोजित साल 2025 के फीफा अरब कप का खिताब मोरक्को ने जीता है। फाइनल मुकाबले में मोरक्को ने जॉर्डन को 3-2 से हराकर दूसरा खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में कुल 16 अरब देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। सऊदी अरब और यूएई संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही है। मोरक्को बिल्कुल सही होगा। एसएसबी ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। एसएसबी की स्थापना कब की गई थी? तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने 20 दिसंबर को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। एसएसबी की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। यह भारत की एक प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो नेपाल और भूटान की सीमाओं पर सुरक्षा करती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। 2025 टर्नर प्राइज किसने जीता है? तो स्कॉटलैंड की कलाकार ननेना कालू को साल 2025 के टर्नर प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित अवार्ड उनकी अद्भुत मूर्तियों और ड्राइंग्स के लिए दिया गया। टर्नर प्राइज एक मशहूर ब्रिटिश आर्ट अवार्ड है जिसका नाम महान पेंटर JMW टर्नर के नाम पर रखा गया। ननेना कालू। 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स की फाइनल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या रही है? तो दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के मेडल टैली में भारत 7वें स्थान पर आए। भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 102 मेडल जीते, जिनमें 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। उज्बेकिस्तान 197 मेडल के साथ पहले नंबर पर आए और ईरान दूसरे स्थान पर। भारत 7वें स्थान पर रहा। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मैस्कॉट का नाम क्या है? तो भारत में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया जाना है। इन खेलों के मैस्कॉट यानी शुभंकर का नाम मोरवीर रखा गया है। क्या रखा गया है? मोरवीर। यहाँ पर मोर का मतलब है मेरा और वीर का मतलब है वीरता। वीरता को दर्शाता है ये। इन खेलों का मुख्य लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना। यहाँ पर मोरवीर ए आंसर। तो ये हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने यहाँ तक सेशन को अच्छे से ध्यान से देखा होगा, कंप्लीट करा होगा। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है
वो ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी। इस वीडियो का आप डिटेल PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। OSS करंट अफेयर का पैकेज जिन बच्चों ने ले रखा है उसमें पैकेज में आपको इसका PDF मिल जाएगा। जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है तो आप मात्र 69 रुपीज़ का पैकेज है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। सभी मंथ के जो PDFs हैं एंड मॉक टेस्ट है आपको इस पैकेज में दे दिए गए हैं। तो आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।